अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात 2024 के स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। 8 फरवरी जिसे इंतखाब का दिन चुना गया था और उसके बाद हमने देखा कि वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो अपनी पसंदीदा सियासी जमात को वोट देने बाहर निकली। अगर मैं बात करूँ नताइज के हवाले से तो नताइज में कल रात हमने देखा कि ताख़ीर हुई। पावर हाउस पर एक वाक़या पेश आया जहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए, मीडिया वालों को हटा दिया गया और कुछ इतलात ऐसी हैं कि फरिश्ते आ गए और उन्होंने जो है वो नताइज में थोड़ी सी छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की है। लेकिन जाहिर सी बात है, ज़राई की इतलात है, इस पर हम हकमी फैसला या हकमी स्टेटमेंट जो है वो नहीं सुना सकते हैं। लेकिन आज एक अजीब सी चीज़ देखने में आई, वो ये कि अक्सर हम बरतानिया में देखते हैं कि शाही ख़ानदान के जो लोग होते हैं वो अपनी बालकनी में खड़े रहते हैं और तमाम फैमिली के अफराद वहाँ पर मौजूद होते हैं और आवाम को ऐसे हाथ हिलाते हैं और वेलकम करते हैं। आज ऐसी सिचुएशन हमने देखी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली के साथ मॉडल टाउन में, जब उनके भाई और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा थी, मरीम औरंगज़ेब थी और दीगर MQM की मुस्लिम लीग नून की जो है वो आला क़यादत वहाँ पे मौजूद थी और वो हाथ हिला रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शाही ख़ानदान है, और अगर शाही ख़ानदान है तो ये भी कहना गलत ना होगा। नीचे उसके बाद हमने देखा कि अवाम वहाँ पे मौजूद थी और मियां नवाज शरीफ साहब अगर विक्ट्री की स्पीच करना चाह रहे थे तो वो ये कर चुके हैं। और अगर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हम बात करें, मैं बात करूं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो इलेक्शन कैंपेन उनके उठा के देख ली जाए, मरीम नवाज साहिबा ने तनकीद की बिलावल भुट्टो साहब पे, आसिफ अली जरदारी साहब पे, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही किया, नवाज शरीफ साहब ने भी यही किया। लेकिन आज उनके लहजे में जो थी वो एक अजीब सी चमक थी। वो ये कह रहे थे कि मैं आपकी आंखों में चमक देख रहा हूं और मैं चाहता हूं और आप लोग भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चमकता रहे। तो 2013 में और इससे पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मौका मिला था कि वो पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान को चमकता हुआ बनाएं, लेकिन तीनों दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्हें तख्त से उतार दिया गया। लेकिन जितना भी टाइम उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म गुजारा, वो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां पे उनका इलाज हो सके, बल्कि उन्हें बैरून मुल्क जो है वो अपनी दवाई लेने जाना पड़ा। लेकिन आज इलेक्शन कैंपेन को हटा के अगर आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब देखते तो ऐसा लग रहा था कि वो दावत दे रहे हैं अपने इत्तेहादी को, बल्कि दावत दे चुके हैं। और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो उन्होंने टास्क दिया है कि जी आप हमारे होने वाले इत्तेहादियों से बात करें और उन्हें कहें कि हमें मुस्लिम लीग नून में जो है वो शमूलियत कर ले, ताकि एक इत्तेहादी जमात के तौर पे जो है वो हम हुकूमत अपनी बना सकें। यानी एक्स PDM को प्रेजेंट PDM बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे जिन्होंने वाज़ेह अक्सरियत से वोट मांगा था और कहा था कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करता हूं, ये करप्ट लोग हैं, और आज उन्हीं के साथ बैठ के बात करने जा रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल सकी मुस्लिम लीग नून को और आज वो कोलैबोरेशन की हुकूमत जो है वो बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ MQM के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो MQM ने कौमी असम्बली में जो है वो वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है, लेकिन साथ ही उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और कहा है कि आपको सोचना पड़ेगा मेयर के हवाले से, क्योंकि वो मुर्तज़ा वहाब को किसी भी सूरत जो है वो मेयर बनते हुए नहीं देख रहे। तो अब तक के जो नताइज हमारे सामने आए हैं उसमें यही लगता है हमें कि कोलैबोरेशन की जो है वो हुकूमत बनेगी और इसी तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो काम करेंगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमान रिजवी साहब, एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। जी, अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम सलाम। नुमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि विक्ट्री से पहले ही विक्ट्री की स्पीच दे दी है नवाज शरीफ साहब ने, और उनकी अगर इलेक्शन कैंपेन को देख लें और आज की तकरीर को देख लें तो उसमें खासा फ़र्क नज़र आता है। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जो है वो टास्क दे दिया है कि आप जाएं इत्तेहादियों से बात करें, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं मिली है नवाज शरीफ साहब को। अब क्या लगता है आपको कि कोलैबोरेशन की हुकूमत जो है वो बनने जा रही है? लेकिन उससे पहले मुझे ये भी बताइएगा कि नताइज से आप कितना इत्तेफाक करते हैं, जो नताइज अभी हमारे सामने आ रहे हैं? अच्छा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खतीजा, आपने जैसे अपने इंट्रो में जिक्र किया और PDM 2 की बात कर रही हैं कि अब जो है वो कंटिन्यू PDM पार्ट 2 जो है वो हुकूमत करेगी। देखिए खतीजा, हमारे साथ इशू ये है कि हमारे माशरे में ऐसा है कि हम लोग बुनियादी
बुनियाद जो होती है ना उसको पश्चिम डाल देंगे, मतलब उसको ढकेल देते हैं पीछे, और वक्त और हालात के साथ अभी हम बदलना शुरू हो जाएंगे। देखिए आप भी जितने आपने कवरेज की है या तमाम मीडिया ने जो कवरेज की है पोलिंग डे वाले दिन, तूफानी बदतमीजी और जो कुछ धांधली की वीडियोस हमने देखी और जो भी कुछ देखा वो सबके सामने है। लेकिन अफसोस क्या होता है कि खतीजा के देखें हम बुनियाद को ही पीछे ढकेल देते हैं। अगर हम उसी वक्त उस मामलात को दुरुस्त कर दें तो वो जो आने वाले 5 साल हैं जो आवाम रोएगी, जो आवाम उंगलियां उठाएगी, जो नफरत का इजहार करेगी, तो मैं समझता हूं कि अगर हमें बुनियाद अगर हम ठीक कर दें और उसको वहीं स्टॉप कर देते जो इलेक्शन वाले दिन हुआ, और उसको स्टॉप करके उसकी तहकीकात होनी चाहिए और कोई ना कोई इस पर कानूनी कार्रवाई चाराजोई होनी चाहिए थी, जो कि कुछ नहीं हुई। वो तो हम ऐसे भूल गए जैसे एक भयानक ख्वाब है। वो इस जो आने वाले लोग हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो उसी प्रोसेस से और जो उन्होंने जो हरकत की है इलेक्शन वाले दिन वही हमारे हुक्मरान होंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए वो क्या हुक्मरानी करेंगे आवाम पर। बात यह है कि आवाम के नफरतें पैदा करके आवाम को इस नहज पे ले जाके अगर आप हुकूमत भी बना लोगे, जैसे जैसे तोड़ जोड़ के पीएस पार्टी, मुस्लिम लीग नून मिलजुल के भी हुकूमत बना ले या आजाद उम्मीदवार को आप खरीद के भी हुकूमत बना लो, तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे उन लोगों को, कर्ता धर्ताओं को ये सोचना चाहिए कि हमें अगर हम बुनियाद ठीक कर दें तो हम 5 साल कम से कम वो रोए गाएंगे नहीं। और फिर वही होना है कि वो जाहिर सी बात है ऐसे नाअहल लोग हमारे पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जालिम और जबरी तौर पर, और फिर हम जो है वो रास्ता ढूंढते हैं कि इनसे किसी तरह। नुमान साहब मुझे ये भी बताइएगा, आपने नवाज शरीफ साहब की जो है वो स्पीच सुनी, तो क्या लगता है आपको कि वो विक्ट्री स्पीच थी कि जी अब हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है बतौर वजीर आजम तक संभालना पड़ेगा, ऐसी इतलात आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए एक तो स्पीच उन्होंने बहुत लेट करी, मतलब ये कि उनको यकीन बड़ी मुश्किल से आया कि हाँ भाई ठीक है कि इत्तेहादी हुकूमत भी बन सकती है, ये ऑप्शन तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। असल में वो तो पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए थे, 2/3 अक्सरियत और वो क्लीन स्वीप की बात करना चाह रहे थे। तो वो सदमे से बाहर निकले तकरीबन कोई 18-20 घंटे बाद। जब 18-20 घंटे बाद वो सदमे से बाहर निकले, ऐसी भी इतलात मौजूद थी हमारे पास कि उन्होंने रात में ही अपनी स्पीच तैयार कर ली थी गालिबन, लेकिन वो स्पीच कर ना सके, विक्ट्री स्पीच रात में ही रेडी हो गई थी नवाज शरीफ साहब बात ये है कि वो इसलिए नहीं कर सके ना कि जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे थे, जो रात को रिजल्ट थे और जो सुबह हुए और जो शाम हुए, तो वो स्पीच जो लिखी जा रही होगी जाहिर सी बात है वो फिट नहीं बैठ रही होगी, वो हालात और उस पर नहीं मामला चल रहे होंगे उस स्पीच के हवाले से। तो उन्होंने जो स्पीच करी है वो देखें, ये स्पीच वही थी कि देखें जब 1 साल के लिए पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो मैं समझता हूँ ये वादे वही तो उसी वक्त हो गए थे कि आने वाले जो हुकूमत होगी तो आप लोग जो हैं वो इसी तरह इसी तरतीब में जो है हुकूमत बनाएंगे। और क्योंकि 1 साल के लिए तो कोई हुकूमत करता नहीं, और वो भी इतनी मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब ने और पीएस पार्टी ने जिस तरह इमरान खान साहब के जाने के बाद हुकूमत संभाली, पीडीएम ने हुकूमत संभाली वो साल भर के लिए और अपने ऊपर सारी बुराइयां ली। तो मैं समझता हूँ डील तो उसी वक्त हो गई थी कि आने वाली हुकूमत में किसको कहाँ कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कहाँ रखा जाएगा और किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, और इसी तरह जो है वो दीगर जो जमातें थी पीडीएम में उनको भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये डील तो मेरे ख्याल से उसी वक्त हो गई थी, जो कि आपने देख लिया इलेक्शन वाले दिन देख लिया कि उस डील को बनाने के लिए कितने जतन करें, मतलब इतनी आसान नहीं रह गई थी, बात तो हो गई थी इनकी। लेकिन इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान की आवाम को शाबाश है कि उन्होंने निकल के उसको इतना लेंथी प्रोसेस कर दिया है कि मैं समझता हूँ अभी तक पूरे इलेक्शन के रिजल्ट अभी तक तो आई नहीं, और कौमी असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। सूबाई असेंबली के इलेक्शन तो अभी दूर दूर पता ही नहीं है कि वो है क्या, किसी को इल्म ही नहीं है, सब अजम्पशन कर रहे हैं। अच्छा नुमान, मुझे ये भी बताइएगा, आजाद उम्मीदवार के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कितना किरदार प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में राइट नाउ? देखें जब तक आजाद उम्मीदवार, मैं आपको बताऊं हमारी आजाद उम्मीदवार की अगर आप तारीख उठा के देखें तो उनका किरदार सिर्फ हुकूमत में शामिल होने के अलावा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो मजबूर हो जाते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं। मैं नहीं समझता कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कोई ऐसा रोल प्ले अदा कर देंगे, वो कोई ऐसा किरदार अदा करेंगे जो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप के तौर पे बनाएंगे। क्योंकि यहाँ मामलात जो जीते हैं, आपको ही पता है सियासी मामलात ऐसे हैं, सबकी मामलात हैं, सबकी फाइलें हैं। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा किरदार अदा कर पाएंगे आजाद उम्मीदवार जिससे जो है कोई हुकूमत को प्रॉब्लम क्रिएट हो और हुकूमत बनाने में। मैं समझता हूँ हाँ अलबत्ता बार्गेनिंग में वो अपना किरदार जरूर अदा करेंगे और जो खर्चे हुए हैं उनके उसके डबल के रेट मामला लेंगे उनसे। यही मामला है इस मुल्क के अंदर, और क्या कह सकते हैं आप। आजाद उम्मीदवार इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत पे हम बात कर रहे हैं। इंतखाबात 2024 जिसके नताइज जो हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सना गौरी, हमारी एंकर पर्सन हैं, हमारी अपनी घर की हैं, एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस इंतखाबात 2024 में क्या कुछ देखा। अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने स्पीच की है सना, और बतौर बताया ये जा रहा है कि वो एक विक्ट्री स्पीच है। इलेक्शन कैंपेन देखो तो वो मुख्तलिफ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद की, और अब उन्होंने टास्क दे दिया है अपने छोटे भाई को, साबिक वजीर आजम को, कि जी आप जाएं इत्तेहादियों से बात करें। तो फिर वो एक्स पीडीएम थी और अब ये पीडीएम 2 जो है ये बनने जा रही है। क्या लगता है आपको, ये हुकूमत कैसे बनेगी और कितने अरसे तक चलेगी? बहुत शुक्रिया खतीजा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम में हम बैठे हैं और बहुत कम मौका मिलता है कि हम लोग एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विक्ट्री की जो स्पीच है वो विक्ट्री स्पीच नहीं कह सकते। बाज़ औक़ात कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो कल रात को जब MQM की जो रहनुमाओं ने सबसे पहले आके अपनी विक्ट्री का ऐलान किया और हम रात को डिस्कशंस कर रहे थे, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला पूरी रात चलता रहा, तो ये बात मैंने कही थी कि जनाब ये विक्ट्री की खुशी नहीं थी, ये जिन लोगों ने यकीन दहानी करवाई थी, और पहले भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को यकीन दहानी के बाद अचानक से साइडलाइन कर दिया गया था। तो ये वो यकीन दहानी कराने वालों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ऐलान किया गया और खुशी की शादियाने बजाए गए कि जनाब आप अब पीछे नहीं हट सकते, अब हम आगे आ चुके हैं, अब हमने ऐलान कर दिया कि हमारी इतनी सीटें मौजूद हैं। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी और आना था, और यहाँ पे जो आतिशबाजी आपने देखी है, तो ऐसा लग रहा था कि कोई अशराफिया आके अपनी खुशी का ऐलान कर रहे हैं। इसमें हम बाइस्ड बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन सोचने की बात यह है कि आप किस चीज की खुशी मना रहे हैं। वक्त से पहले स्पीच कर दी उन्होंने, ये कहेंगे आप डॉक्टर सना के वक्त था नवाज शरीफ साहब जो है वो स्पीच कर दें, या फिर थोड़ा सब्र रखते नताए जाने का? नहीं, सब्र तो था ही नहीं ना। तब जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए थे, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि वो अचानक से तमाम जो मुस्लिम लीग नून के कैंप्स हैं वो खाली होना शुरू हो गए थे और उनकी जो क़यादत है वो अपने घरों पे चली गई। तो इसका मतलब ये है कि वो मायूस होके गए। मैंने कहा एक होती है मायूसी वाली नींद और एक होती है सुकून वाली नींद। तो वो सुकून का उन्होंने किसी ने उनको बता दिया था, कान में सरगोशी हो गई थी उनके कि जनाब आप सुकून से घर पे चले जाओ, बाद के मसले हमारे ऊपर हैं। तो ये डिसाइड करने वाली बात थी। लेकिन जैसे कि नवाज शरीफ साहब को ये भी पैगाम देना था कि जनाब हमने तुम्हें हर चीज करके दे दी है, तुम्हारे केसेस जो हैं वो पीछे हो गए, अब तुम्हें पूरा खाना तो पका के दे दिया, अब चम्मच तुम्हारे मुंह पे ला के जो है वो खाना खिला हम नहीं सकते। तो जो भी आगे के सिलसिले हैं वो आपको खुद ही करने हैं नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब अपने मसले खुद हल करने के बजाय या तो पार्टी या शहबाज शरीफ साहब पे भरोसा करते हैं, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने अपने भाई को टास्क दे दिया है। बिल्कुल ठीक है। नुमान साहब हमारे साथ तो मौजूद है। नुमान साहब, आपने डॉक्टर सना गौरी की गुफ्तगू सुनी, अब मुझे ये बताइएगा कि टास्क तो उन्होंने दे दिया है शहबाज शरीफ साहब को, नताइज जब तक मुकम्मल नहीं आए, लेकिन जो नजर आ रहा था वो यही आ रहा था कि कोलैबोरेशन की हुकूमत जो है वो बनने जा रही है। मुझे ये बताइएगा क्या लगता है ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या फिर हम देखेंगे कि 2 साल बाद फिर हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि जो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इनको लेके आए वही लोग इस अंदाज में लेके नहीं आए कि ये 5 साल पूरे करें। मतलब इनको इज्जतदार तरीके से भी लाया जा सकता था। इतना तजलील करने के साथ जो लेके आए हैं, तो मुझे आप बताइए कि आवाम क्या करेगी इनके साथ? हुकूमत की एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आवाम की नजर में, लेकिन लाने वाले ही उनको इस अंदाज में ला रहे हैं कि हुकूमत के लिए, आवाम के लिए सवालिया निशान है। तो बात ये कि 5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लग रहा है कि 4 से 6 महीने बाद ही आवाम जो है वो सड़कों पे होगी, सड़कों पे नहीं होगी तो साल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता है कि ये हुकूमत कोई इतनी पायदार हुकूमत है, और जिस अंदाज में जो इत्तेहाद हो रहा है पीएस पार्टी और मुस्लिम लीग नून का और जो दीगर छोटी पार्टीज हैं, इलाकाई पार्टी है, उनके साथ मिलकर जो कोलैबोरेशन बनाने जा रहे हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये तो देर पा हुकूमत किसी हाल में मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि सबके अपने अपने वफादार। अच्छा नुमान, आपको वो वाकया याद है? मैं डॉक्टर सना से भी पूछना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो इत्तेहादी थे, फिर खुश थे, और फिर उसके बाद जब सिंध में सैलाब आया तो बिलावल भुट्टो साहब ने उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा कि आप बजट मुख्तस करें सिंध में जो सैलाब आया उनके लोगों के लिए। फिर एक तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने वो ब्लैकमेलिंग ही की थी कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, ये हुकूमत जो है वो बेसाखियों पे है। तो इस तरह की चीजें हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि बिलावल साहब कहेंगे कि आप फलां बजट जो है वो मुख्तस कर दें, ये चीज हमारे लिए कर दें, ये चीज हमें दे दें।
पहले नुमान आप बताइएगा, फिर डॉक्टर सना का रुख करूंगी। जी देखें, बात ये कि बिलावल साहब को हुकूमत में शामिल मेरे लिहाज से जाती राय तो मेरी तजिया ये है कि उनको नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छा प्ले करा उन्होंने पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो सियासी गहमा गहमी इलेक्शन कैंपेन चलाई है। अगर वो हुकूमत में बैठ जाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब पे जो है वो भी, उन पे भी एक सवालिया निशान आ जाएगा और अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि वजीर आजम तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे और सिंध में पोजीशन अच्छी पीएस पार्टी की, तो सिंध में तो हुकूमत ऑलरेडी वो बना रहे हैं। अगर बिलावल साहब थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को सिर्फ फेवर में जाएगी बात। और बिलावल साहब अगर इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते हैं और वो मरकज में अपोजिशन पे आ जाते हैं, तो बिलावल साहब मैं समझता हूँ कि विन विन पोजीशन पे होंगे। हुकूमत में जाएं तो उनकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा सना, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया नुमान साहब ने। उनका कहना ये था कि अगर वो अपोजिशन में बैठ जाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने खुद देखा है बिलावल भुट्टो ने जो इलेक्शन में कैंपेन की, उन्होंने कहा 3 दफा वजीर आजम बने, मुल्क को कुछ नहीं दिया, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां पे आपका इलाज हो, अब 4थी बार फिर वजीर आजम बनना है। नून लीग पे तनकीद कर करके तो आप यहाँ सिंध में इलेक्शन कराची में जीते हैं, और अब उन्हीं के साथ बैठकर बात करना, क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ठीक रहेगा ये? देखिए, ये तो हमारी सियासत का हिस्सा है और सियासत में ये सब कुछ हो सकता है, हम इसको जायज़ करार दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नाजायज़ हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे है उस वक्त ये अब तजर्बात बहुत हो गए। फैसला साजों को भी सोचना चाहिए। और नुमान चूंकि लाइन पे हैं और जब मैं प्रोग्राम में स्टार्ट हुआ तो मुझे नहीं पता खतीजा आपसे उनकी क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन नुमान मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये काफ़ी इतलात जो आपने तो ऑन ग्राउंड देखा कराची पे काफ़ी गहरी नज़र है आपकी। ये तो हमारे अपने लोगों के साथ भी हुआ कि पहले ही वोट डल चुके थे उन लोगों के, और फिर वहाँ से जो है MQM पाकिस्तान वाज़े तौर पे अक्सरियत के साथ ऐसा लगता है कि कामयाब भी हुई है। तो इतनी ज़्यादा रेगिंग हमने कराची में तो एटलीस्ट देखी है, दूसरी जगहों पे हम ये समझते हैं कि चले ठीक है नहीं होगी या नहीं कर सके। तो क्या आपने खुद देखा कि कराची की सतह पे जो MQM के दावे वादे चीज़ें जो उनको वादे किए गए थे वो मुकम्मल हो गए, और रेगिंग जो इतनी बड़ी सतह पे हुई क्या किसी को नज़र नहीं आई होगी? देखिए सना, आपने इलेक्शन, आपने भी अच्छी बात है ग्राउंड पे देखा, आप भी देख रही थी कराची के इलेक्शन। कराची में ऐसा हुआ कि इस दफा इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड थी, सबके लिए ओपन ग्राउंड था। लेकिन जो मैंने कहा आपको, जो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी आपको इलेक्शन से पहले कि जो ताकत का मुजाहरा और अफरादी कुव्वत जिसके पास मौजूद होगी वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो बात यह है कि अगर पाकिस्तान पीएस पार्टी को भी हम देखें तो पाकिस्तान पीएस पार्टी ने भी जहां उसको मौका मिला उसने अपने से पूरी कोशिश करी। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी अपना किरदार, इस दफा मुझे जमात इस्लामी का कभी हमने सुना नहीं था, लेकिन इस दफा तो जमात इस्लामी ने भी अपना किरदार, नुमान आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मजहबी जमातें भी ये करती आई हैं। जी बिल्कुल करती आई हैं। जमात इस्लामी ने भी अपना किरदार अदा किया। अब असल में मुकाबला था इलेक्शन में, मैं समझता हूँ धांधली का। ये जिसने ज्यादा अच्छी धांधली करी वो जीत गया इलेक्शन। मतलब वीडियो तो सबकी बराबर है, लेकिन ये है कि जितने ज्यादा बेहतर अंदाज में और जोर जबरदस्ती कर डाली वो इलेक्शन जीत गया। ताकत का इलेक्शन था, लेकिन आप यकीन जानिए MQM ऐलान तो कर रही है, लेकिन अगर आप उनके चेहरे देखें तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो वाकई इतनी सारी सीटें ले जाएंगे। MQM ने भी डॉक्टर सना विक्ट्री की जो है वो स्पीच कर दी है और मुबारकबाद भी दी है सबको, और ये भी कहा है कि हम गालिबन इतवार को जो है वो जश्न मनाएंगे और जगह का जो है वो हम आपको बता देंगे, ये तो कह दिया है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। लेकिन जो इंतखाबात हुए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या लगता है आपको कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं? वोटर्स जो निकले बाहर के, उनकी गिनती जो है वो दुरुस्त की गई है और जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं वो 100% सही हैं? देखिए खतीजा, मैं बहुत खुल के एक बात करना चाहूँगी, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो। जी जी बिल्कुल। जब 2018 के इलेक्शंस में हमें साफ साफ पता चला कि RTS बैठ गया और तमाम चीज़ें सामने थी, तो हमें ये पता था कि साबिक चेयरमैन PTI को लाने के लिए बहुत से तमाशे किए गए थे। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता थे वो, जी जी। लेकिन उसमें अगर आप कहें कि 25 से 75% पे अगर आप 25% तो धांधली कर सकते हैं, लेकिन 75% धांधली करना मुश्किल हो जाती है। अगर मेरे भी अपने घर में 4 वोट हैं और उसमें से 2 जो है वो PTI को जा रहा था, तो कोई उनके जहन में डालने के लिए नहीं आया था कि जनाब PTI को वोट दो। वो लोग डाल रहे थे तब्दीली के नारे पे। इस दफा ये हुआ कि ये जो फैसला साज थे वो ये समझ ही नहीं पाए कि अगर बाद में 2018 वाले फार्मूले पे अमल करते हुए नताइज को बदला भी जाएगा तो किस हद तक बदला जा सकता है। मुमकिन नहीं था कि आप नताइज को बिल्कुल 46
60 पे बदल देते। बड़ा मुश्किल काम होता है खदीजा कि आप ऑन ग्राउंड जाके नताइज को इस हद तक तब्दील करें। तो इस वक्त जो आपको आजाद उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और मार्केट में आप देख रहे हैं कि जी बात भी पड़ी है, आप ऑन ग्राउंड जाके देखें तो आप और मैं तो उस पोजीशन पे हैं कि हर कोई हमसे पूछ रहा है कि होने क्या जा रहा है। लेकिन ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल बातें थी कि आगे क्या होगा। ये ठीक है कि जनाब ये जो इलेक्शंस हैं इसको हम बहुत फेयर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि जो लोग धांधली करना चाहते थे या अपनी लिहाज से सीट्स को एडजस्ट करना चाहते थे वो उस लिहाज से नहीं कर सके। बड़ी बड़ी जहां पे मछलियां थी। अच्छा, नताइज में जो ताखीर हुई है डॉक्टर सना, हमने देखा कि कल रात भी कुछ इसी तरह के सिलसिले हुए, नताइज रुक गए थे, सामने नहीं आ रहे थे। पंजाब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, तो फिर ये कहना गलत ना होगा कि जी फरिश्ते आ गए थे। देखिए जहां तक मोबाइल फोन की बंदिश की बात है तो आप ही से कल मेरी बात हो रही थी, हमने ये बात को डिस्कस किया था कि मोबाइल फोन की बंदिश होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफ ख्याल था कि आपने कहा कि नहीं होनी चाहिए थी और ये गलत है, एक तरफ ये भी हमें हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि मेरा मुल्क जिन हालात में है वहां पे ये वही मुल्क है जहां पे एक साबिक वजीर आजम को शहीद कर दिया जाता है, एक और जो है लियाकत अली खान साहब को भी शहीद कर दिया गया। चले उस वक्त तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, या ऐसे वाकयात के तकरीर करते हुए इमरान खान साहब को भी हमने देखा कि उन पे भी हमला हुआ। तो ये तमाम चीजें, ये हमारे रहनुमा एहसन इकबाल साहब पे भी हमला हुआ, तो ये वो चीजें हैं कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने या सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको कहा कि जनाब हमें सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो उस पर हमें उनको बिल्कुल थम्स अप दाद देनी चाहिए। बड़ा अच्छा इंतजाम था, इसलिए मोबाइल फोन का कम होना, बंद होना ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत में नताइज का देर से आना, ये चलें, इलेक्शन कमीशन ये बात करता है, वजीर दाखिला ये जो थे निगरान उन्होंने भी ये बात की कि जनाब ठीक है ये उसकी वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है कि टेक्नोलॉजी चूंकि नहीं थी, राब्ते नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये डाइजेस्टेबल नहीं है बात। बहरहाल बिल्कुल ठीक है, तरफ से था। नुमान साहब का रुख कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा नुमान, सिंध की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो वाज़ेह बर्तरी हासिल हुई है। हम कहते हैं 15 साल की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को वो डिलीवर नहीं किया जितना करना चाहिए था, लेकिन वोट तो इन्हें भारी अक्सरियत में पड़ा है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, उनको वोट बाकी उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है और वो खामोशी के साथ जो है वो सिंध क्लीन स्वीप किया है जी नुमान। खामोशी के साथ जो है वो सिंध हुकूमत दोबारा एंजॉय करने जा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखें, बात यही है कि मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, सिंध में बड़ा अजीब से मामलात हैं कि सिंध की जो ग्राफिक्स हैं या डेमोग्राफिक्स हैं बड़े अजीब से हैं। तो सिंध में बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत करने जा रही है और कराची और शहरी इलाकों पर जो है वो दोबारा से अजाब सा नाजिल होने जा रहा है। शहर का अल्लाह हाफिज है, शहरी इलाकों का, और शहरी इलाकों का इंटीरियर सिंध का भी अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सारे हालात के बावजूद भी, इन सब कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी पोजीशन पे मजबूत है, उसको किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। सिंध में वो अकेले फ्लाई करने जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा नुमान की हम बात कर रहे हैं सीट के हवालों से, तो फिर जो अपडेट हमारे पास आई हैं सिंध की सूबाई असेंबली की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 82 नशस्त पे है, जबकि MQM 21 और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 14 नशस्तें अब तक हासिल कर चुके हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या लगता है आपको, क्योंकि यहाँ पे कैंपेन की जब बात हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहते थे कि हमारा वजीर आज़म बिलावल, हमारा वजीर आज़म बिलावल, नताइज तो अब खुल के सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो वजीर आजम बन पाएंगे या नहीं? देखिए, बात यह है कि वैसे अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावों को तो शिकस्त हुई। देखिए, इंटीरियर सिंध में तो उन्होंने मतलब बात ही नहीं करी ना, उनको यकीन था कि वो वहां जीतेंगे। उनका दावा जो था वो पंजाब में था और सिंध के शहरी इलाकों में था। उनका बड़ा बुलंद बांग दावे भी करे हुए थे बिलावल साहब ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, उसमें तो वो नाकाम हो गए। जो काम वो कहना चाह रहे थे, जैसे मेयर उनका कराची का मेयर है, लेकिन अगर हम कराची के रिजल्ट उठा के देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नाकाम हो गई। या हैदराबाद में देख लें हम, या इसी तरह पंजाब में देख लें हम, तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ कि नाकामी हुई जो उन्होंने दावे किए थे। इंटीरियर सिंध का तो मिजाज आपको पता ही है कि क्या मिजाज है वहां। अफसोस की बात यह है कि आप लोगों के कैमरे नहीं गए और वहां की वीडियोस भी नहीं आ सकी, वरना आप यकीन जाने इस शहर कराची या दीगर जगहों पे जो हुआ सो हुआ। इंटीरियर में जिस अंदाज में धांधली होती है हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बहुत बुरा हाल होता है वहां तो।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब आपके वक्त का। सना, यहाँ पे धांधली के हवाले से तो हम बात कर रहे थे, लेकिन नुमान ने जो एक पॉइंट बताया वो बताया कि वहाँ पे हमारे कैमरे नहीं गए, यानी कि मीडिया के कैमरे नहीं गए। ऐसा तो नहीं होता, सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें जो है वो अप्रोच में आ जाती हैं। क्या लगता है आपको कि सिंध के जो इंटीरियर सिंध के जो लोग होते हैं वो कास्ट और क्रीड के बेसिस पे वोट देते हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे वोट देते हैं? अब तक तो खैर खदीजा बदकिस्मती है मेरे मुल्क की कि हम परफॉर्मेंस पे वोट नहीं देते। यहाँ पे जब हम अर्बन सिंध और रूरल सिंध की बात करते हैं, शहरी और देही इलाकों की बात करते हैं, तो देही इलाकों में स्पेशली बिरादरी सिस्टम भी होता है। सिर्फ मैं सिंध की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं पंजाब की भी बात कर रही हूँ। वहाँ तो ये हाल होता है कि अगर अपने घर पे चली जाऊँ, फर्ज करेंगे मैं अगर कराची में रहती हूँ और अगर मैं इंटीरियर सिंध चली जाऊँ, तो मुझे वोट उसको देना होगा जिसको मेरी बिरादरी वोट दे रही होगी। मैं फिर उस वक्त ये भी अख्तियार नहीं रखती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से वोट कास्ट करके आ जाऊं। तो ये पाकिस्तान में एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जनाब क्या किया जाएगा। जो बरादरी कहेगी, जो लोग कहेंगे, जनूबी पंजाब का आप हाल देख लें, यही कुछ हाल है। वहां पे भी वो अपनी मर्जी से नहीं देते, वो उनकी बरादरी जो कहते, सरदारी सिस्टम जो कहते, उसी लिहाज से खदीजा वो देते हैं, वोट देते हैं। तो हम ये कहना कि धांधली तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में हुई है, और आखिर में धांधली जहां नहीं हुई थी वहां पे भी जिसको जितवाना था वहां बाद में जितवा लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल बाकी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। थैंक यू मैम। मुझे ये बताइएगा कि सर हुकूमत किसकी बनने जा रही है और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा? मियां साहब ने तो विक्ट्री की स्पीच दे दी है, यहाँ MQM भी जश्न मना रही है, लेकिन ताहाल अब तक कोई खास अपडेट मौसूल नहीं हो रही। क्या कहेंगे? मैम देखें, जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों के पास, मुस्लिम लीग नून दोनों के पास ये मैंडेट है कि वो अपने इंडिपेंडेंट जितने हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए। इन दोनों ने ही अपनी फॉर्मेशन को इन दोनों को इंडिपेंडेंट के साथ वन वे और द अदर इल्हाक करना है जी। ज्यादा चांसेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, जिस तरह कि उन्होंने आज अपना आवाज भी दे दी और लोगों को इनवाइट भी किया, दूसरी पार्टियों को, और सबको कंग्रेचुलेशन भी कहा। ये एक अच्छी बात थी कि उन्होंने सब जीतने वालों को मुबारकबाद भी दी मियां साहब ने। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही दावा कर दी है कि वो इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर अपनी फ्यूचर फॉर्मेशन बनाएंगे। तो ये 2 ही रास्ते हैं, दोनों ही बना लें। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, आपके क्वेश्चन को होप आई आंसर्ड कि ये 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाए, मसला ये नहीं है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। पॉइंट ये है कि जो भी होगा क्या वो कंपेटेबल है उन हालात के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं। क्या स्टेट अफेयर्स के अंदर वो उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, या उसकी टीम के अंदर वो कैपेबिलिटी है जो इन चैलेंजेस को कन्फ्रंट कर सकें। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे तमाम मीडिया के ऊपर डिस्कस होना चाहिए और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी डिस्कस करना चाहिए कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि पॉलिटिकल फिगर हमारे सामने कौन होगा। हमारे लिए तमाम रिस्पेक्टेबल हैं, कोई भी आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, डिपेंड ये करता है वो किस टीम और किस एजेंडे के साथ आती है। बाकी साहब आप कह रहे हैं इज्जत तो सबके लिए है, तमाम सियासी जमातों के लिए है, लेकिन जिस तरह की कैंपेन की गई, जिस तरह की तनकीद की गई ड्यूरिंग कैंपेन, तो ये क्या मुंह लेके जाएंगे? असेंबली में कैसे बैठेंगे? अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे? अब तो अवाम बाशऊर हो गई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आवाम के बाशऊर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर यकीनन बहुत हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। हमारी एक पार्टी के नौजवान उभरते हुए सियासतदान और पार्टी के चेयरमैन की तरफ से, इसी तरह कुछ और पार्टियों ने भी की। आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर से पहले तारड़ साहब की बात देखें तो वो भी थोड़ा सा सख्त जबान इस्तेमाल कर गए। बेशक ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर रवादारी, इखलाकियात की वो स्टैंडर्ड्स अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में नहीं है जो इस चीज को नेगेट कर सकें और इसको बुरा फील करें। ये एक रवायत है और आराम से कह दिया जाता है कि जनाब कल तक जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो आज दोस्त बने बैठे हैं मफादात की खातिर, या एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जी ये सियासत का हुस्न है, डेमोक्रेसी। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये वर्ड्स जो हैं बेसिकली इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा धोखा है।
दुनिया में सियासत का कहीं ये हुस्न नहीं होता। सियासत का हुस्न इखलाक क्यों नहीं हो सकता? सियासत का हुस्न ईमानदारी क्यों नहीं हो सकता? सियासत का हुस्न नेशनल लेवल पर नेशन के लिए काम करना क्यों नहीं हो सकता? क्या सियासत का हुस्न सिर्फ यही है कि एक दूसरे को गालियां दो और जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे के साथ हाथ में ला लो? What a definition they give it to the nation. डॉक्टर सना की भी मैं राय लेना चाहूंगी। बाकी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी बाकी साहब की, जो ये कह रहे थे कि सियासत के हुस्न के ऊपर जो हम डिबेट कर रहे थे। मुझे ये बताइएगा सना, मेरा सवाल अब भी वही, और बाकी साहब ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमारे यहाँ पे मफादात को नज़र में रखते हुए कहते हैं कि ठीक है हम इत्तेहादी बन जाते हैं और हम बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन अवाम इतनी बाशऊर हो गई है, सोशल मीडिया पे इनके क्लिप्स चल रहे हैं। क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए थोड़ा टफ टाइम होगा ये अगर इत्तेहादी बन जाते हैं तो? देखिए, ये इस दफा वाले इलेक्शंस ऐसे हैं कि सवाल सब पे उठता है। लोग इतने बाशऊर हो चुके हैं, खासतौर पे मेरा नौजवान जो कि 18 से 34 साल का, वो नौजवान जो घर से निकल के आज वोट देने के हक में था, वो ऐसे ही नौजवान नहीं था। ये वो बाशऊर नौजवान था जिसके पास सोशल मीडिया भी है, जो अपने साथ एक एंड्रॉइड के जरिए से एक छोटी सी दुनिया लेके घूम रहा होता है। बिल्कुल ऐसे तो कोई अगर ये समझ रहा है कि बेवकूफ बना दिया जाएगा पाकिस्तानी अवाम को, तो ये नहीं हो सकता। जहां तक ये बात है कि डिलीवर कौन करेगा और जुबान कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो मैं पूरी जितनी मैंने ट्रांसमिशंस की, इलेक्शंस की, या मैं और आप जब हम शोज करते हैं तो ये बात डिस्कस होती रही है कि सियासतदान या लीडर जो होता है, लीडर क्या होता है? लीडर को डेवलपमेंट के काम पे तवज्जो देनी चाहिए। वो आपस में तनकीद वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जनाब उसने ये कर दिया तो मैंने ये कर दिया, मैं इतना अच्छा। स्टेट अफेयर्स की बात कौन कर रहा है? कौन डेवलपमेंट की बात कर रहा है? मुझे तो लगता है कि मैंने पाकिस्तान की सियासत में परवेज मुशर्रफ साहब को एक देखा था कि वो बहुत मुश्किल से एक दफा किसी सहाफी ने बुलवाने की कोशिश की तो किसी सियासतदान के ऊपर उन्होंने कमेंट पास किया, अदरवाइज वो कभी किसी पे कमेंट नहीं करते थे। आप अपनी बात करें, अपनी डेवलपमेंट की बात करें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है। अभी भी मुझे तो हैरत होती है कि वो लोग जो कि विक्ट्री का साइन बना के जश्न बना रहे हैं, वो ये बताएं आके कि आपने पाकिस्तान को इतने अरसे में जब बारियां लगी हैं तो आपने पाकिस्तान को दिया क्या है, या आप आगे देना क्या चाहते हैं? चले जनाब पीछे के चैप्टर्स को हम क्लोज कर देते हैं कि आपने जो कुछ हुआ वो पहली की बात हो गई, आगे आपके पास क्या क्या है और उसको रोड मैप किया है, ये कोई बताने के लिए खतीजा तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैंने यही कहा था अपने प्रोग्राम के आगाज में कि अगर 2013 की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्हें जो है वो तख्त से हटा दिया गया, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं चमक देख रहा हूं और ये चमक जो है मैं पाकिस्तान में लाना चाहता हूं। तो मैं उस वक्त दंग रह गई कि 3 दफा तो वजीर आजम बन चुके हैं, मुल्क के लिए आपने क्या कहा, क्या काम किया, और अब आप कह रहे हैं कि जी मैं जो है वो मुल्क को बदल दूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो काम करूं। जो चमक मुझे आप में दिख रही है, चमक जो है मैं पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं और इत्यादियों के साथ बैठ के बात करना चाहता हूं। हम एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करते हैं। वो कैंपेन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तनकीद से भरपूर करते थे, आगाज में तनकीद होती थी, इख्तिताम में तनकीद होता था, और आज वो कह रहे थे कि मैंडेट जो है वो हम तस्लीम करते हैं। लहजा काफी मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ था। रुक कर लेते हैं। बाकी साहब मुझे ये बताइएगा कि अब हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा और मिनिस्ट्रीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा कि आप फला मिनिस्ट्री ले लें, हम फला मिनिस्ट्री ले लें। इस तरह से हम देखेंगे कि काम हो रहा है अब कोलैबोरेशन की हुकूमत में। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही जो नक्शा आपने खींचा है यही सब कुछ होगा, और ये पार्ट एंड पार्सल है जो प्रोडक्शन हम तैयार कर रहे हैं। अभी आपके रिस्पेक्टेबल लेडी जो साथ बैठी है उन्होंने कहा कि अवाम बड़ी बाशऊर है, हमारी नौजवान तबका बड़ा बाशऊर है। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन्हें कहूंगा कि देखें, गैजेट्स हाथ में पकड़ लेने से शऊर नहीं आ जाता, लैपटॉप चला लेने से शऊर नहीं आता। शऊर में और तालीम में बहुत फर्क है। शऊर इनका बेदार करने के लिए जिन लोगों की ड्यूटी थी, अनफॉर्चुनेटली वो हेल्म ऑफ अफेयर पे नहीं है, जिन्हें हम एकेडेमियन, हम जिन्हें एकेडेमियंस कहते हैं, हम जिन्हें उल्मा कहते हैं। उल्मा वाकई दीन के आलिम, उल्मा सहू नहीं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो किसी कबीले, किसी गिरोह या किसी कौम की तरबियत करते हैं, उनके शऊर को उजागर करते हैं। अगर हम पास्ट में जाएं और तहरीक पाकिस्तान को देखें तो शायद उस वक्त इल्लामा इकबाल साहब का हमें ये किरदार नजर आता है कि वो अपनी शायरी के जरिए वो शऊर की बेदारी की कोशिशें करते रहे। अनफॉर्चुनेटली आज मुझे ये बताएं कि हमारे पास कौन है, कहां शऊर दिया जा रहा है,
ठीक है। अब शऊर जो उनसे है वो ये नहीं होता कि नौजवान किसी एक पार्टी के झंडे के नीचे खड़े होकर उस पर्सनालिटी को या उस लीडर को, वो कोई भी हो सकता है, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, तमाम पार्टीज के लिए कह रहा हूं, उनमें से एक अच्छा ढूंढ ले, अंधों में काना राजा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नौजवान को हमें ये बताना है, हमें अपनी कौम के 62.8% और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस 62 को जब आप 100 करते हैं तो 52% आर द लेडीज which are the vital force of this nation. हमें उन्हें ये बताना है कि how to select the leader. जिस तरह अभी इन्होंने हमारी जो आपके साथ बैठी हैं सर, डॉक्टर सनावरी, अच्छा डॉक्टर सनावरी, डॉक्टर साहिबा ने जो बात की कि हमें उनको ये बताना है कि इनसे पूछो तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम्हारा मंशूर क्या है, तुम्हारा मैनिफेस्टो क्या है, और फिर जब वो इलेक्ट हो तो ड्यूरिंग दैट 5 years हमारे ही नौजवानों के ग्रुप्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटियों के, इवन इलाकों के, जो बगैर किसी सियासी झंडे के इनसे पूछ सके जाके कि जी आपने आके वोट मांगा था, व्हाट यू हैव डन इट। दुनिया में यूनिवर्सिटीज के तलबा अपनी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने अपने तलबा को राइट ही नहीं दिया। देखिए, एक चीज जो मैं आपको बताती चलूं कि ये 16 माह हमने बहुत सी हुकूमत का एक रोल देखा कि 16 माह तमाम पार्टीज शामिल थी। इसमें यह भी हुआ जब इन्होंने वजारत की बात की खतीजा ने, तो अकेडमिया की आपने बात की, तो इतनी कोई वर्स्ट सिचुएशन थी, अगर मेरे नौजवान को ही पता चले तो उसे भी हैरत हो कि यूनिवर्सिटीज के वीसी भी अपनी मर्जी से लगाए गए, यानी कि अकेडमिया का लेवल आप ये देखें। और फिर जो मिनिस्ट्रीज मिली उसमें मिनिस्ट्रीज हेल्थ की किस तरह से मिलती हैं वो आपके सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एवरीबडी नो दैट कि हेल्थ की मिनिस्ट्री पे कौन बैठा हुआ था, लेकिन आप ये देखें कि ये जो 16 months गवर्नमेंट गई है इसमें अकेडमिया में वीसीज भी अपनी मर्जी के लिए हायर हुए हैं, तो आगे चल के क्या चीजें हमारे सामने आएंगी ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात आपने कही कि ये नौजवान को बताने की जरूरत है। अब प्लानिंग्स जो होती हैं सर, मुझे आप सेकंड कीजिएगा या मुझे करेक्ट कीजिएगा, प्लानिंग्स 25 साल 50 साल की होती है तब कौमें तरक्की करती हैं। अब अगर हम ये समझे कि 75 years हमने नहीं किया या हमसे किसी भी वजह से चीजें गलत हो गई, तो आगे चल के हमारा रोल क्या होना चाहिए? क्या हमें पहले सियासी इस्तेहकाम की जरूरत नहीं थी? अगर हम सियासी इस्तेहकाम अभी ले आते हैं तो फिर हमारा पहला एजेंडा तालीमी इनकलाब होना चाहिए, जिसके बाद हम चीजें बेहतर कर सकते हैं, फिर हम 25 से 50 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। जी सर। सना 100% एग्रीड, जो आपने बात की बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, सिर्फ टाइम को थोड़ा सा, हमारा जब भी कोई भी कौम अपनी स्ट्रेटजीज या अपनी डायरेक्शन को एक डिसाइड कर लेती है तो टाइम फ्रेम, यस, कुछ काम हम हंगामी बुनियादों पे कर सकते हैं, कुछ काम हम लॉन्ग टर्म पे कर सकते हैं। ऑन दी होल आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर यूनिवर्सिटियों के वीसीज इस तरह लगेंगे या हेल्थ मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या तमाम स्टेट अफेयर्स में देख लीजिए, पूरे सफेयर के अंदर यही पिक एंड चूज का काम हो रहा है। इसीलिए मैंने वर्ड्स यूज किया था कि आने वाली गवर्नमेंट कंपैटिबिलिटी उनकी क्या है, सबसे पहले मेरिट के ऊपर लोगों को लाना, और इसी तरीके से वो तालीमी निजाम से लेकर आगे तक। आपने मेन एक पॉइंट पूछा कि हमें क्या इनकलाब, तालीमी इनकलाब लाना है, एग्रीड। अब तालीम को जब मैं और आप सना बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। जो मैंने पहले कहा था कि हमारे 91 टेलीविजन के ऊपर मुझे आप बता दीजिए कहां पे ये ऐसा प्रोग्राम है कि जहां एक प्रोफेसर को बुला के मुल्क की इकोनॉमी के बारे में बात की जाती हो। हमारे मिनिस्टर जीत के इलेक्शन करके आके सिलेक्ट होके इकोनॉमिक मिनिस्टर बन जाते हैं, जबकि उनका इकोनॉमिक से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अब फिर अगेन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कहां है हमारे यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर जो बैठे 35-35 साल से इस कौम की जनरेशन को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं? ठीक है डॉक्टर सना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सना, मिनिस्ट्रीज के ऊपर हम बात कर रहे थे तो इतलात कुछ ऐसी भी हमें मौसूल हो रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो सदर बना दिया जाएगा, और फिर जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि अहम मिनिस्ट्रीज हैं उसके ऊपर कौन सी पार्टी लगता है कॉम्प्रोमाइज कर सकती है कि हम फिर देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब को फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो मिल जाएगी? क्या लगता है? नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं पर्सनली मैं कहूँगी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे विजन, हम आपको अंदाजा है कि हम जब चैनल पे बैठते हैं हम स्क्रीन पे होते हैं, साफी बाइश नहीं होता, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे मुझे लगे ऑन ग्राउंड कि जिनका बाकी विजन और आगे काम करने की चाहत है और हम समझते हैं कि काम कर सकते हैं। उसमें जहां हम साबिक चेयरमैन पीटीआई की बात करें, बानी पीटीआई की बात करें, तो उनका भी अपना विजन था। हाँ, उनकी गलतियां हैं, जो गलतियां मैं ये समझती हूँ कि आगे चल के जो पार्टी मेच्योर होगी और
अभी जो तीसरे दर्जे की क़यादत उनकी असेंबलियों में जाएगी, लगता है कि पार्टी भी मेच्योर होगी। अब लोग उनके पास से वो छट चुके हैं, जो कि पार्टी को नुकसान उन्होंने पहुंचाया, पीटीआई को नुकसान पहुंचाया या चेयरमैन पीटीआई को नुकसान पहुंचाया। ये एक विजन उनके पास था। एक विजन हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास भी हमें एक नौजवान की सूरत में नजर आता है, और कुछ कराची के लीडर्स ऐसे हैं जिनका भी विजन बड़ा जबरदस्त हमें नजर आता है कि जनाब वो भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे वो हाफिज नईम साहब की बात कर ले या मुस्तफा कमाल साहब की बात कर ले, ये कुछ लोग हैं जो हमें लगता है कि तब्दीली ला सकते हैं। आगे अगर मिनिस्ट्रीज की अगर आप बात करती हैं कि किसके पास मिनिस्ट्रीज आएंगी, तो खुदारा ये बंदर बांट वाला अगर तजर्बा किया गया ना तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, और इस तरह से आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। खुदारा इस तरह से ना करें, क्योंकि ये आप ही लोग हैं, सियासतदानों की तरफ मैं मुखातिब करते हुए कहूंगी कि आप ही लोग हैं। आपने 16 माह की गवर्नमेंट लगता है कि पाकिस्तान की तारीख से इरेज करके रख दिया। आप कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि तमाम लोग शामिल थे, इस वजह से फैसले नहीं हो सके। तो तमाम लोग शामिल थे, आपने मिनिस्ट्रियां बांट दी, तो फैसले किसने किए, कौन जिम्मेदार है इस बात का? बिल्कुल ठीक है। मेरा एक सवाल है बाकी साहब, मुझे ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह को क्या हम इस साल पार्लियामेंट में नहीं देख रहे और शेख रशीद साहब को भी पार्लियामेंट में नहीं देख रहे, तो इसका थोड़ा बहुत अफसोस तो होगा? आपकी बात ठीक है। एज ए पर्सनैलिटी आप बिल्कुल मैं आप मिलकर भी अफसोस कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज आई वुड से a lesson for all the political elite कि ये वो लोग हैं जो बैठ के अगेन अपने हल्के और सियासत और अपने मफादात के लिए काम करते रहे। सिर्फ मैं इन दोनों को नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब का सारा मामला देख लें, इमरान साहब उनके लिए क्या बड़ा करते थे। अपसेट तो नजर आया है इलेक्शन में। ये अपसेट है, लेकिन मैं डॉक्टर सना की बात की तरफ आऊंगा कि अब जो नई फॉर्मेशन होने जा रही है, खुदारा उसके अंदर मेरिट, उसके अंदर कैपेबिलिटीज, कंपेटेबिलिटीज और मेरिट को मद्देनजर रखें, इस कौम को कुछ डिलीवर कर दें। इस कौम ने अपना काम कर दिया, अपना दिखाकर वोट बैंक कि उन्होंने एक जो भी उम्मीद दिला रहा है, सच्ची या झूठी, वो उसके पीछे चल रहे हैं और उसको टाइम दे रहे हैं और उसको इलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ये इलेक्टेबल्स डिलीवर ना करें और अपने फरसूदा या स्टेटस को के निजाम को ही कंटिन्यू करें तो बड़ी बदकिस्मती होगी। फिर नेक्स्ट टाइम कोई बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन आ जाएगी। आज हम शेख रशीद और राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में भी बहुत बड़े बड़े बुर्ज भी उलट जाए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सना से भी सवाल करूंगी, लेकिन बाकी साहब एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आजाद उम्मीदवार इस वक्त क्या हैसियत रखते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? इस वक्त उनकी बहुत वाइटल पोजीशन है जी, अगेन बहुत ज्यादा वाइटल पोजीशन है। फ्यूचर गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन के अंदर बहरहाल उनका एक बड़ा स्टेक मौजूद है और उनके बगैर शायद कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की ना बन सके। अब जब मैं और आप ये बातें कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे आजाद उम्मीदवार के अंदर जो इलेक्टेबल्स हमारे पास आए हैं, जरा उनके बैकग्राउंड्स को एक नजर देखें। लोगों ने उनकी तस्वीरें तमाम टेलीविजन ने दिखाई हैं, उनके नाम दिखाए हैं, उनके वोट्स दिखाए हैं, वो किस चीज में एक्सपर्ट हैं। अब यही तो जाएंगे, यही तो मिनिस्ट्रियां लेंगे, नेगोशिएशन यही तो होगी जो अभी सना बात कर रही थी जी। तो जब ये मिनिस्ट्रियां लेके बैठेंगे तो आप मुझे एक बात बताएं कि एक आदमी की सोशल नेटवर्क की तरफ या अपने मुल्क को कौम की तरफ कोई खिदमात है ही नहीं, सवाए इसके कि थाने कचहरी और सिफारिश के, और वोट ले लिए और आज वो इलेक्ट हो गया। क्या वो इकोनॉमिक्स में कुछ कर सकेगा? क्या वो प्लानिंग्स में कुछ कर सकेगा? क्या आईआर में वो कुछ कर सकेगा? क्या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर वो कुछ कर सकेगा? जो इस वक्त दुनिया रीशेप हो रही है, न्यू अलायंसेस रीजनली एंड ग्लोबली बन रहे हैं, वहां पे उसका क्या विजन है? अगर मैं ये क्वेश्चन 95 के 95 इंडिपेंडेंट इलेक्टेबल्स के आगे रख दूं, टेक माई वर्ड्स विद ऑल सॉरो एंड हैवी हार्ट मुझे ये कहना पड़ेगा, शायद इनमें से एक का भी क्वेश्चन इनके पास उसका आंसर ना हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सना, यही सवाल मैं आपसे करूंगी। इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अपनी एक हैसियत रखते हैं और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो छट जाएंगे और फिर कुछ हम देखेंगे कि दूसरी सियासी जमात में जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार का दूसरा नाम यही है कि PTI 2। तो क्या लगता है आपको कि पीटीआई से ही आए हैं, पीटीआई में ही रहेंगे या फिर दूसरी किसी सियासी जमात में जो है? इसमें दो पहलू हैं खतीजा। एक तो इसमें ये पहलू है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के नाम से ही हैं, कि पीटीआई के हिमायती हैं। इसमें ये बात देखनी चाहिए, जैसे सर ये बात कर रहे थे कि वो कितने अपने मैदान में पक्के हैं और बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं आती हूँ। ये वो क़यादत है पीटीआई की जो तीसरे दर्जे की क़यादत थी, और ये
वो लोग हैं जिनका वो वाला स्टैमिना, मैं कहती हूँ कि बड़ी मुश्किल हालात में सिर्फ अपना नाम भी एज अ कैंडिडेट आगे लाना, ये भी उनके लिए बड़ा इम्तिहान था। अब ये बाद वाला प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जनाब ये जो बाद वाला प्रेशर आता है ना, या तो पैसे ले लो और पार्टी में शामिल हो जाओ या आप डटे रहो, तो ये अभी सवाल बाकी है। क्योंकि पीटीआई को तो बहुत बड़े बड़े लोग भी छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अगर ये मुखलिस हैं अपनी पार्टी से तो जनाब हम ये देखेंगे कि आगे तमाशा क्या होगा। अच्छा, ऐसी इत्तलात भी मौसूल हो रही थी ज़राए के मुताबिक, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर आला क़यादत है, यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी कॉल गई है कि जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जी बताएं। जी मैं इसी हवाले से बात कर रही हूँ कि जो प्रेशर है वो प्रेशर को महसूस करना और उसको जज्ब कर लेना अपने अंदर किसी आम नफ्स का काम नहीं है। बहुत मुश्किल है कि आप उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। मैं ये समझती हूँ जो लोग आए हैं और उनमें से, जैसे सर ये बात कर रहे थे, अब उसके सेकंड पार्ट की तरफ मैं जाती हूँ इसके आंसर के, कि ये कौन लोग हैं जो कामयाब हुए हैं आजाद। वो एक किसी ने ये कहा था कि एक खंबे को भी खड़ा करूंगा तो उसको वोट मिल जाएगा। तो अब ये सूरत हाल है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे भी लोग पंजाब में, केपी में कामयाब हुए हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पे, जिनकी कोई जीरो इलेक्शन कैंपेन थी, जिनको शायद उनके बराबर वाले घर में से कोई नहीं जानता होगा, लेकिन उन्हें क्यों वोट मिला है? उन्हें एक पार्टी की वजह से वोट मिला है, एक नाम की वजह से वोट मिला है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। डॉक्टर सना गौरी हमारे साथ मौजूद थी, बाकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, इलेक्शन के स्पेशल प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया और अब देखना यह है कि पाकिस्तान का अगला यानी 2024 का वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।